हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चतुर्भुज चैप्टर यानी प्रश्नावली 8 स्टार्ट किया था। प्रश्नावली 8.1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। 8.2 का भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आपको मैंने 2 क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि आपने वो दोनों क्वेश्चंस देख लिया होगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूं। तो देखिए, प्रश्नावली 8.2 का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ABCD एक आयत है। क्या है ये? आयत है। ध्यान सुनिए, ABCD एक आयत है जिसमें P, Q, R तथा S क्रमशः AB, BC, CD तथा DA का क्या है? मध्य बिंदु है। तो ध्यान सुनिए, कह रहा है कि ABCD एक आयत है। तो चलिए मैं आयत बना लेता हूँ। एक मैंने आयत का पिक्चर बना दिया। ठीक है, जो कह रहा था मैंने बना दिया। क्या बनाया हूँ? A B C D, है ना। ABCD कह रहा था कि एक आयत है। चलिए मैंने बना दिया, आयत है जिसमें P, Q, R तथा S क्रमशः AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदु है। तो देखिए, AB का मध्य बिंदु क्या है? P। तो देखिए, AB का मध्य बिंदु, ऐसे इसका भी मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु और इसका भी मध्य बिंदु। यह है P, Q, R और S। क्लियर? तो यह है P, Q, R, S, ये मध्य बिंदु हो गया। तो बताना है कि दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक सम चतुर्भुज है। क्या बताना है? कि ये एक सम चतुर्भुज है। तो देखिए मैं मिला देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने ये मिला दिया तो ये हमारे पास PQRS जो बन रहा है, यही बताना है कि एक सम चतुर्भुज है। तो चलिए इसको करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे मध्य बिंदु दिया हुआ है, मध्य बिंदु। तो हम एक बात तो जानते हैं कि मध्य बिंदु का जो प्रमेय है ना, वो हमेशा त्रिभुज में होता है, जबकि ये तो चतुर्भुज है। तो मैं क्या करता हूँ कि विकर्ण मिला देता हूँ। कोई भी एक विकर्ण मिला सकता हूँ। तो चलिए मैं A और C को मिलाता हूँ। तो मैं ऐसे मिला दिया। ध्यान से देखिएगा, A और C को मैंने क्या किया? तो मिला दिया। ठीक है, सबसे पहले लिखूंगा जो जो चीज़ें दिया है। दिया क्या क्या है? ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूँ। दिया है, क्या दिया है? कि ABCD एक आयत है। तो मैं लिख दूंगा ABCD एक आयत है। अब बताइए, जब भी कोई चीज़ आयत होती है तो उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर होती है ना। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी AB बराबर CD या DC, है कि नहीं? कह सकता हूँ कि AB बराबर DC। दूसरा क्या हो सकता है? AD बराबर BC, यानी AD बराबर BC, ये हो जाएगा, है ना। तीसरा क्या हो सकता है कॉन्सेप्ट? देखिए, जब कोई आयत होता है तो उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री का। तो मैं लिख दूं कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D बराबर 90 डिग्री। ये बात उसने दिया हुआ है आयत के रूप में। अब चलिए, इसका मध्य बिंदु दिया है PQRS, तो क्रमशः AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसको भी मैं लिख देता हूं। क्या लिखूंगा? कि P भुजा, है ना, AB का मध्य बिंदु है, यानी जो P है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है। ऐसे ही आप लिखोगे, क्यों आगे लिख लीजिएगा किसका मध्य बिंदु है, तो ये लिखिएगा। फिर लिखिएगा R किसका है, ये आप लिखिएगा। फिर S किसका है, ये भी आप लिख दीजिएगा। क्लियर? अब क्या करना है? दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करना है। तो लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या करना है? कि PQRS एक सम चतुर्भुज है। तो लिख दूंगा PQRS एक सम चतुर्भुज, है ना। PQRS एक क्या है? सम चतुर्भुज है।
क्लियर। तो पी क्यू आर एस हमें यही प्रूफ करना है कि समचतुर्भुज है। चलिए, समचतुर्भुज का गुण क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, है ना। 90 डिग्री अगर होगा तो वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग। 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, लेकिन सभी भुजाएं क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चलिए अब हम लोग करते हैं सॉल्व। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ए डी सी, है ना, ए डी सी त्रिभुज लेता हूं। कौन सा? त्रिभुज ए डी सी में। अब देखिए, ए डी सी अगर त्रिभुज लेता हूं, ए डी सी, तो ए डी का मध्य बिंदु क्या है? एस। तो लिखूंगा एस, ए डी का क्या है? मध्य बिंदु है। ऐसे ही आप देखोगे कि आर जो है किसका है? सी डी का या डी सी का। तो लिखूंगा आर डी सी का मध्य बिंदु है। तो आप एक चीज देख पा रहे हो ना कि अगर ए डी सी त्रिभुज है ना, ए डी सी, इसमें ए डी का मध्य बिंदु एस है और डी सी का मध्य बिंदु आर है, तो अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ए सी के समांतर होगी। क्या होगी? ए सी के समांतर। तो ये लिख सकता हूं क्या चीज कि एस आर समांतर ए सी, है ना, एस आर समांतर ए सी। दूसरा क्या लिख सकता हूं कि जो एस आर होता है ना, वो ए सी का आधा होगा। क्या होगा? ए सी का आधा होगा, यानी 1/2 ए सी। ये मैं लिख सकता हूं किसके कारण? तो मध्य बिंदु प्रमेय से। तो लिख दूंगा मध्य बिंदु प्रमेय से, है ना। किससे? मध्य बिंदु प्रमेय से। तो मध्य बिंदु प्रमेय से एस आर बराबर 1/2 ए सी हो जाएगा। ऐसे ही आप निकालोगे ए बी सी में। किसमें? ए बी सी में। तो लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में आप क्या लिखोगे? देखिए ना, ए बी सी में ये पी क्या है? ए बी का मध्य बिंदु। तो लिखूंगा पी ए बी का मध्य बिंदु है ना। P जो है किसका है? ए बी का। वैसे क्यों किसका है? बी सी का। तो लिखूंगा क्यों बी सी का मध्य बिंदु है, यानी क्यों जो है किसका है? बी सी का मध्य बिंदु है। तो जब दोनों मध्य बिंदु को मिलाओगे तो बताइए वो ए सी के समांतर होगी मध्य बिंदु प्रमेय से। तो बस कॉन्सेप्ट वही, फिर से वही लिखूंगा। क्या लिखूंगा? पी क्यू समांतर ए सी, ठीक है। और दूसरा लिख सकता हूं पी क्यू बराबर 1/2 ए सी। आगे लिख दूंगा किसके कारण? तो मध्य बिंदु प्रमेय से। किससे? तो मध्य बिंदु प्रमेय से ये चीजें मैं लिख सकता हूं। तो चलिए अब एक बात सुनिए, इसको मान लेता हूं समीकरण 1, इसको मान लेता हूं समीकरण 2, और नीचे वाले को मान लो 3, और इसको मान लो 4। क्लियर? तो चलिए अब इन समीकरण को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं ये जो शब्द दिया हुआ था सबको मैं रफ करता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं आशा करता हूं नोट कर लिए होंगे। चलिए हटाता हूं। देखिए अब जो समझते हैं कि जो हमारे पास समीकरण आया है ना, तो अब लिखूंगा क्या कि समीकरण 1 व 3 से। देखिए जो समीकरण 1 है एस आर समांतर ए सी, और 3 है पी क्यू समांतर ए सी। देखिए ए सी दोनों में बराबर है, मतलब ये अगर समान है इसका मतलब एस आर भी पी क्यू का क्या होगा? समांतर होगा। तो एस आर समांतर पी क्यू, है ना, एस आर समांतर पी क्यू। ऐसे ही समीकरण 2 व 4 से, अगर 2 और 4 की मैं बात करूं तो देखिए इसमें भी 1/2 ए सी, इसमें भी 1/2 ए सी, दोनों समान है, मतलब एस आर बराबर पी क्यू। तो एस आर बराबर पी क्यू, मतलब हमको क्या दिख रहा है कि एस आर पी क्यू के समांतर है। देखिए एस आर पी क्यू के समांतर है, यानी दोनों एकदम पैरेलल जा रही है, समांतर जा रही है। क्लियर?
और दोनों एस आर पी क्यू के बराबर भी है, यानी जितनी भुजा एस आर है उतनी ही भुजा पी क्यू है। तो ये एक आपको दिख रहा है पी क्यू जो आर एस है एक प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। यानी कौन सा ऐसा चतुर्भुज है जो जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं तथा बराबर होती हैं, तो वो हमारा है समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। अब लिखूंगा अतः पी क्यू आर एस एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है ना। लेकिन हमको ये नहीं प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। क्या है? सम चतुर्भुज, मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं। लेकिन हमारे पास प्रूफ हुआ कि ये समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है ना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हों? बराबर हों। समांतर चतुर्भुज यही होता है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन हमको चाहिए ये भुजा इसके बराबर हो जाए। देखिए, अगर ये पी क्यू एस आर के बराबर है, ये पी एस क्यू आर के बराबर है, तो मैं अगर ये पी क्यू पी एस के बराबर कर दूं, सोच के देखिए, अगर ये भुजाएं इस भुजा के बराबर हो जाए तो क्या सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। यानी इस भुजा के समान तो ये था, इसके समान ये था। अगर ये दोनों समान हो जाएंगे तो सोच के देखिए ये भी समान हो जाएंगे, ये दोनों तो समान था ही, मतलब सभी आपस में समान हो जाएंगे। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर? चलिए मैं इस पॉइंट्स को बताता हूँ, ठीक है? आप नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब देखिए, समझते हैं यहाँ पे एक बात कि अगर मैं क्या करूँ कि ये जो भुजा है, दिख रहा है आपको, ये भुजा पी एस पी क्यू के अगर मैं बराबर कर दूं तो बताइए, कह सकता हूँ ना कि ये क्या है? सम चतुर्भुज है। तो चलिए ये पी एस इधर से लेता हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक बन रहा है त्रिभुज, बन रहा है ना ये त्रिभुज ए पी एस। तो लिखूंगा त्रिभुज ए पी एस में देखिए ए पी एस लेते हैं तो आप बताइए कोण ए का मान कितना था? 90 डिग्री, याद है ना? 90 डिग्री। और बी का भी मान कितना है? 90 डिग्री। क्लियर? तो चलिए देखिए, ए पी एस लेता हूं और इधर से ले लेता हूं इसको भी, क्या ले लेता हूं? बी पी क्यू, दोनों एक साथ। और दोनों को मैं अगर सर्वांगसम प्रूफ कर दूं तो बताइए सी पी सी टी से ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो चलिए सर्वांगसम प्रूफ करते हैं। तो लेता हूं पी ए एस, त्रिभुज पी ए एस तथा पी बी क्यू, त्रिभुज पी बी क्यू में। अब इसमें देखिए क्या क्या भुजाएं किसके बराबर हैं। तो देखिए, आप एक चीज देखिए, अगर ये भुजा AD है तो AD का ये S क्या है? मध्य बिंदु। तो ये इधर, क्योंकि ये AD BC के क्या है? समांतर है। क्यों? आयत से। क्यों? आयत से। तो देखिए ये जितना होगा वही आधा इतना भी होगा, है कि नहीं? तो ये भुजा यानी AS भुजा BQ के बराबर है। तो लिखूंगा AS बराबर BQ, है ना? AS भुजा BQ के बराबर है। किसके कारण? तो हमें पता है, ध्यान से सुनिए, ये मध्य बिंदु से है ना। ये अगर ये मध्य बिंदु है तो ये वाला बना हुआ है, ठीक है? तो मध्य बिंदु से, किससे? मध्य बिंदु से, है ना? क्योंकि ये आधा होता है, ये मध्य में गया है तो आधा होता है, तो दोनों बराबर है। ऐसे देखिए AP किसके बराबर होगा? तो BP के, यानी AP ये BP के बराबर हो जाएगा। तो AP बराबर BP, है ना? ये भी किसके कारण? तो मध्य बिंदु से, है ना? मध्य बिंदु अगर ना होता तो ये बराबर कैसे होते? तो मध्य बिंदु से। देखिए मध्य बिंदु प्रमेय नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये प्रमेय नहीं है। प्रमेय त्रिभुज में लगता है, जबकि यहाँ पे हम भुजाओं को लिख रहे हैं तो इसलिए मैंने लिखा मध्य बिंदु से। अब देखिए यहाँ पे कोण A और कोण B भी क्या होंगे? बराबर, यानी कोण A बराबर कोण B। ये किसके कारण? तो ये दिया हुआ था, है ना? क्वेश्चन में क्या किया है? दिया है ना? कि यह क्या है? एक आयत है। तो आयत का प्रॉपर्टीज ही होता है कि सभी कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। अब देखिए क्या क्या मिला है ये तीनों। देखिए ये S, ये कोण यानी A, और ये भुजा S, यानी SAS, सास नियम से, यानी SAS नियम से मैं कह सकता हूं कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज PAS सर्वांगसम त्रिभुज PBQ।
ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, इसलिए मैं कह सकता हूं कि पी एस बराबर पी क्यू, पी एस बराबर पी क्यू। पी एस पी क्यू के बराबर हो गया किसके कारण, सी पी सी टी से, यानी सी पी सी टी से पी एस पी क्यू के बराबर हो गया। यानी अगर पी एस पी क्यू के बराबर हो गया तो अतः पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी, यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो कह सकता हूं कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक क्या है, समचतुर्भुज है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है। देखिए ए बी सी डी ये क्या है, एक समलंब है। क्लियर, चलिए जिसमें ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी। देखिए हम लोग एक बात तो जानते हैं कि अगर कोई चतुर्भुज समलंब होता है ना, तो इसकी दो भुजाएं कोई ना कोई समांतर होंगी। तो देखिए इसमें ऑलरेडी दे दिया है कि जो ए बी है ना वो डी सी के समांतर है, जो ए बी है वो डी सी के समांतर है। साथ ही बी डी एक विकर्ण है। देखिए बी डी क्या है, ये आपको दिख रहा है बी डी, ये एक विकर्ण है। क्लियर, चलिए और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। क्या है, जो ये ई भुजा है ना वो इस ए डी का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु आप समझ रहे हो ना कि दोनों तरफ से बराबर बराबर दूरी पर है, यानी मध्य बिंदु है। ठीक है, ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है। देखिए ई से ना एक ए बी के समांतर, जैसे ए बी गया है वैसे ही एक समांतर एक रेखा खींची गई है। क्लियर, जो बी सी को, देखिए ये बी सी है, बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ कट करती है, एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब क्या है, दर्शाइए कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। बताना है कि जो ये एफ भुजा है ना, ये वाली है ना, ये पॉइंट्स, ठीक है, ये क्या ये बी सी का मध्य बिंदु है, ये हमें बताना है। देखिए आपको पता है कि जब भी मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट लगाना होगा हमेशा त्रिभुज में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, त्रिभुज में लगाते हैं। जबकि आप चेक करिए यहाँ से ए बी सी डी ये एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज है, ये कहा था। अगर मैं ए बी डी लूँ, देखिए ए बी डी, क्योंकि ये एक त्रिभुज बन रहा है। चतुर्भुज में मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, त्रिभुज में लगता है। तो देखिए अगर ये मध्य बिंदु में है, क्योंकि एफ नहीं है मध्य बिंदु में, प्रूफ यही करना है कि क्या एफ मध्य बिंदु में आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले ये ए बी डी पे सॉल्व करेंगे, है ना। पहले ये वाला त्रिभुज सॉल्व करेंगे। अगर इस त्रिभुज में सॉल्व करने के बाद अगर ये पता चल जाए कि ये वाला मध्य बिंदु में है, तो फिर यहाँ से बी डी सी को लेकर सॉल्व करेंगे तो पता चल जाए कि हाँ वो भी मध्य बिंदु में होगा। तो चलिए ये दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ई एफ तथा बी डी रेखा जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसको मान लेता हूँ पी। क्या मान लेता हूँ, पी। तो चलिए जो जो दिया है सबसे पहले लिखता हूं। देखिए क्या दिया है, नोट करता हूं। दिया है, क्या दिया है, देखिए ए बी सी डी एक समलंब है, ये लिख दूंगा पहले। ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है, समलंब है। दूसरा कह रहा है कि जिसमें ए बी समांतर डी सी। देखिए ए बी समांतर डी सी, ए बी और डी सी क्या है, समांतर है, ये बात इसने दिया हुआ है। चलिए साथ ही बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। देखिए बी डी क्या है, एक विकर्ण है, उसको तो लिखना नहीं है। चलिए ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ये नोट कर लेता हूं। ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। देखिए जो ई है ना, ये ई ए डी का क्या है, मध्य बिंदु है, ये बात इसने दिया है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर, देखिए ई से होकर एक रेखा ना जो ए बी के समांतर खींची जाती है, तो मतलब क्या होगा कि ई एफ समांतर
ए बी। देखिए ई एफ समांतर ए बी कह रहा था कि खींची जाएगी, तो ई एफ के समांतर ए बी खींची जा रही है, तो दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। ये बात हमें नोट कर लेना है। चलिए अब क्या करें, जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो दर्शाना है कि क्या F भुजा BC का मध्य बिंदु है। ये चीजें दिया हुआ था, मैंने नोट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दर्शाइए कि, दर्शाइए का मतलब सिद्ध कीजिए, तो लिखूंगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है, लिख दूंगा F भुजा BC का मध्य बिंदु है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो F भुजा है ना वो BC का मध्य बिंदु है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूं यहां से। क्या लिखूंगा कि ध्यान से सुनिए, मैं लिखता हूं उपपत्ति। उपपत्ति लिखे मतलब कि इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते, इसलिए मैंने लिख दिया उपपत्ति। अब देखिए सबसे पहले एक बात लिखता हूं, मुझे एक बात तो पता है कि ए बी और DC क्या है, समांतर है ना। और E जो है कि AD का मध्य बिंदु है। E से AB के समांतर एक रेखा खींची जाती है जो BC को F पर कट करती है। तो मैं एक बात यहीं पर नोट कर देता हूं कि EF दिख रहा है, EF रेखा BD को, किसको, BD को, ठीक है, BD को P है ना, चलिए तो BD को P पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए आप देखिए ना, जो EF है वो क्या इस P पे कट कर रहा है कि नहीं, BD भुजा को कहाँ कट कर रहा है, P पर। तो मैंने ये लिख दिया कि P पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए अब लेता हूं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ABD है ना। तब लिखूंगा त्रिभुज ABD में, मैंने लिख दिया त्रिभुज ABD में। चलिए अब मैं ये त्रिभुज लिखा हूं तो आप इसको नोट करिए ताकि मैं हटा सकूं और मैं फिर से आपको शुरू से सॉल्व करके, मैं आशा करता हूं कि आप लोग यहां से नोट कर लिए होंगे कि अब त्रिभुज में कौन सा चलते हैं, ABD। इस त्रिभुज में चलता हूं क्योंकि मध्य बिंदु का जो प्रमेय होता है ना वो त्रिभुज में ही लागू होता है। तो आप इसको नोट करिए। चलिए मैं जानता हूं कि नोट कर लिए होंगे, चलिए मैं हटाता हूं। देखिए देखिए अब कौन सा त्रिभुज मैंने लिया, त्रिभुज ABD में। देखिए ABD में क्या आपको दिख रहा है कि जो E भुजा है ना, AD का क्या है, मध्य बिंदु है। तो लिखूंगा भुजा है ना, यानी E भुजा AD का क्या है, मध्य बिंदु है ना। E भुजा AD का क्या है, मध्य बिंदु है। देखिए AD का मध्य बिंदु हो गया। अब E से जो है कि एक समांतर रेखा AB के समांतर खींची जा रही है, तो क्या लिखूंगा, EF समांतर AB। देखिए ये मध्य बिंदु है और AB के समांतर ये EF रेखा है। तो जब दोनों समांतर है इसका मतलब कि मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु का जो प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाती है तो वो दूसरी भुजा को मध्य बिंदु होगी, दूसरी भुजा का क्या होगी, मध्य बिंदु होगी। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या चीज कि P, जो P है ना, BD है ना, कौन सी भुजा, भुजा BD का मध्य बिंदु होगा, है ना। BD का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ये कौन सा प्रमेय है, तो प्रमेय लिखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इस प्रमेय को बोलेंगे, यानी जब किसी त्रिभुज का एक बिंदु मध्य में दिया हो और दूसरा बिंदु नहीं दिया हो तो वहां पे लगाइएगा मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय। कौन सा, मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय। और जब दो बिंदुओं दिया हो और दोनों बिंदु को तीसरी भुजा के समांतर मिला रहे हो तो वहां पे मध्य बिंदु प्रमेय होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो क्या लगाएंगे,
मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से, कौन सा प्रमेय से? विलोम प्रमेय से। विलोम प्रमेय जो है ना, इससे क्या हो गया कि P भुजा BD का मध्य बिंदु हो गया। मतलब हमको समझ में आ गया कि जो ये BD भुजा है ना, इसका मध्य बिंदु क्या है? P। हमने ये चीजें प्रूफ किया। क्लियर? चलिए अब हमको इस यहाँ तक पहुंचना है F तक। कहाँ तक पहुंचना है? F तक। तो अभी देखिए यहाँ P से लेके F तक ये त्रिभुज बन रहा है, दिख रहा है? कौन सा? BDC। तो अब क्या लिखूंगा? त्रिभुज BDC में, कौन सा त्रिभुज? BDC में। देखिए BDC में तो हमको पता है कि BD का मध्य बिंदु क्या है? P। तो ये लिखूंगा P भुजा BD का मध्य बिंदु है। एक बात बताइए, ध्यान सुनिएगा, ये E भुजा AD का मध्य बिंदु है। कौन कहा था? तो क्वेश्चन में ही दिया है, तो यहां पे लिख सकता हूं दिया है। क्या है? दिया है। क्लियर? अब देखिए ये P भुजा BD का मध्य बिंदु है, ये दिया नहीं था, हमने सिद्ध किया था। P भुजा, P जो है ना कि भुजा BD का क्या है? मध्य बिंदु है। ये हमने क्या किया है? सिद्ध किया है। ध्यान सुनिए, अभी मैंने क्या किया है? सिद्ध किया है। तो ऊपर लिख दूंगा सिद्ध किया है। हमने यही तो सिद्ध किया ना कि P भुजा जो है कि BD का क्या आ रहा है? मध्य आ रहा है। चलिए ये बात हो गया। अब देखिए, अब आप देखिए कि जब ये भुजाएं समांतर थी E से लेके F तक, है ना, E से लेके F तक ये पूरी भुजाएं समांतर है, तो क्या इसमें PF भी तो आ रहा है? ये भी तो समांतर होगा। तो क्या PF, ध्यान सुनिए, ये PF, अब कॉन्सेप्ट समझिएगा कि ये भुजाएं EF जो है कि AB के समांतर था। क्लियर? और AB DC के समांतर है। दिया था क्वेश्चन में, ऊपर देखिए ना यहाँ पे कि AB समांतर DC। क्या है? AB समांतर DC। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। इसके नीचे क्या लिखूंगा? देखिए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में दिया था कि AB समांतर DC। क्या दिया है? AB समांतर DC। ये क्वेश्चन में दिया था। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। क्या मान लिया? समीकरण 1। अब देखिए ये EF है, देखिए EF है, तो ये EF किसके समांतर था? AB के समांतर, है ना। EF किसके समांतर है? AB के समांतर, जो कि कहा था, देखिए E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची जाती है। तो ये क्या है? EF समांतर AB। इसको मान लेता हूँ समीकरण 2, है ना। अब देखिए दोनों समीकरण में AB क्या है? बराबर है। इसका मतलब EF और DC भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैं लिख दूंगा समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? तो EF समांतर DC, यानी जो EF भुजा है वो DC के भी क्या होगी? समांतर होगी। ये EF भुजा DC के भी समांतर होगी। क्यों मैंने आपको ये चीजें दिखाया? जब ये दोनों समांतर हो जाएगी DC और ये EF, जिसमें ये PF भी आएगा, तो ये भी क्या है? समांतर है। और जब समांतर होगी तो अब त्रिभुज में लगाते हैं नियम। चलिए अब इसको हटा दूं, आप नोट कर लिए होंगे। चलिए ऊपर का हटाते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए मेरी बातों को समझिए, इतना आसान है ना ये चीज कि आपको समझने अगर आ गया एक बार तो आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे। देखिए अगर ये अब त्रिभुज मैंने लिया था BDC, मैंने लिखा भी है, देखिए BDC में, तो BDC में हमने देखा कि जो P भुजा BD का क्या है? मध्य बिंदु है। और ये भी हमने देख लिया कि जो EF है ना वो DC के क्या है? समांतर है। जब समांतर है तो क्या ये कह सकता हूं कि मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर अगर खींचा जाए तो अगले वाली भुजा को भी क्या करेगी? मध्य बिंदु से कट करेगी। ये बात हम लोग जानते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं, अब इसके नीचे क्या होगा कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है कि नहीं? कह सकता हूं कि F भी क्या है? BC का मध्य बिंदु है। क्यों है? किस प्रमेय से? तो ये भी विलोम है। तो लिख दूंगा आगे मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से, है ना।
मध्य बिंदु का जो विलोम प्रमेय है इसी से क्या होगा, एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा, जो कि हमको यही प्रूव करना था। देखिए एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, ये बात सही है, यानी लिख दूंगा प्रूव, है ना। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड यानी आंसर। क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। देखिए एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, देखिए ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। देखिए जो ई है ना वो ए बी का मध्य बिंदु है और जो एफ है वो सी डी का मध्य बिंदु है। क्लियर। तो दर्शाना है कि रेखाखंड ए एफ, है ना, ए एफ और ई सी, देखिए ई सी विकर्ण बी डी, देखिए विकर्ण जो बी डी है ना, विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। मतलब कि बताना ये कि ये जो डी पी, पी क्यू, क्यू बी, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, समत्रिभाजित यानी बराबर बराबर भागों में बटे हुए हैं, वो भी 3 भागों में, यही प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, अगर ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है कि दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होंगी और समांतर होंगी। क्या होगी, बराबर होंगी और समांतर होंगी। अगर ये ए बी और ये डी सी भुजा जो है कि दोनों बराबर हैं, ठीक है, और ये क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर और बराबर है, तभी तो होगा समांतर चतुर्भुज। तो चलिए मैं इस चीज को जो दिया है वो लिखता हूं, फिर सिद्ध करने की बात आएगी। देखिए सबसे पहले लिखूंगा दिया है, क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, तो लिखूंगा ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो बताइए क्या मैं ए बी और जो डी सी है, देखिए में ई और एफ क्रमशः भुजाएं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। देखिए ना, तो जो ई है और एफ है, ए बी का मध्य बिंदु ई है और ये डी सी का मध्य बिंदु यानी सी डी का मध्य बिंदु क्या है, एफ है। तो अगर मैं समांतर चतुर्भुज है तो क्या ए बी बराबर डी सी हो सकता है, बिल्कुल, ए बी बराबर डी सी। अगर समांतर है तो क्या है, ए बी समांतर डी सी नहीं हो सकता है, डी सी को आप सी डी भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सी डी, ए बी और सी डी लिख सकते हो। क्लियर ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी और डी सी समांतर है और ए बी, ठीक है, समांतर डी सी, जैसे मैंने बताया कि ए बी और डी सी क्या है, समांतर है और समांतर होने के साथ साथ ये दोनों बराबर है, क्या है, बराबर है। एक बात बताइए, जब ये दोनों समांतर होने के साथ साथ बराबर हैं तो ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब लिखना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि और कुछ दिया है, ई और एफ क्रमशः भुजा ए बी और सी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए ये भी लिख देता हूं कि दिया है, क्या दिया है, ई और एफ लिखूंगा, ई भुजा किसका, ए बी का मध्य बिंदु है। ये भी तो दिया हुआ है ना, तो इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद एफ दिया है, एफ भुजा किसका मध्य बिंदु है, सी डी का, सी डी का मध्य बिंदु है ना। ई भुजा किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, और जो एफ भुजा है वो सी डी का मध्य बिंदु है। ये चीजें दिया हुआ था। अब चलिए लिखूंगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। तो यही चीज लिख दूंगा कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को
समत्रिभाजित करता है। यही हमें प्रूफ करना है कि जो रेखाखंड है ना AF और EC ये क्या करता है, इसको BD को समत्रिभाजित करता है। देखिए यहाँ पे सबसे चर्चा किसका हो रहा है, AF और EC, यही ना दोनों जाके इस BD को काट रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये प्रूफ कर लें कि AF और EC ये दोनों समांतर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, समांतर जा रहे हैं, अगर हम लोग प्रूफ कर ले तो इसका मतलब कह सकता हूं कि AECF क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, AECF क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। अगर मैं ये प्रूफ कर लूं कि जो ये AF और CE है दोनों समांतर जा रही है, तो कह सकता हूं कि जो ये चतुर्भुज बनेगा ना, यहां से देखिए ये AECF ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। अगर मैं ये प्रूफ कर लूं उसके बाद मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्यों कि देखिए मुझे पता है कि मध्य बिंदु का प्रमेय त्रिभुज में लगता है। तो देखिए यहाँ से एक देखिए हमें बताना है कि ये भुजा इसके बराबर, यानी तीनों आपस में बराबर। तो देखिए मैं यहाँ से ये कॉन्सेप्ट लगा दूँ। देखिए ये आप एक त्रिभुज देखिए मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा ABP में दिख रहा है आपको त्रिभुज, ये ABP, ये ABP जो त्रिभुज दिख रहा है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि जो AP वाली जो रेखा है यहाँ पे EQ वाली है, अगर ये समांतर जाएगी तो बताइए BP को समान भागों पे विभाजित करेगी कि नहीं करेगी। बस इसीलिए इन दोनों को समांतर प्रूफ करना है। तो चलिए आप यहाँ तक नोट करिए। चलिए मैं अब इसको हटाता हूँ, देख लीजिए। चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ और मैं लिखना स्टार्ट करूँगा। देखिए चलिए अब क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कि हमको इसको प्रूफ करना है क्या चीज़, कि चतुर्भुज है, समांतर है। देखिए सबसे पहले हमको दिया क्या था कि AB जो है कि CD के क्या है, बराबर है। देखिए AB बराबर CD यानी DC है ना, वही मैंने लिखा है। तो AB बराबर CD, देखिए AB CD के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। क्या है, ये समांतर है। तो मैं आगे लिख दूंगा, ठीक है, कि AB बराबर CD। क्यों, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि AB समांतर CD। ये भी बात हम लोगों ने पीछे देखा था कि दिया हुआ चीज़ें है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए AB बराबर CD, ये जो AB है ना इसका मध्य बिंदु क्या है, E। तो बताइए अगर ये मध्य बिंदु E है ना, तो बताइए क्या इस पूरे AB का आधा होगा कि नहीं होगा, AE होगा। पूरा AB जितना होगा उसका आधा क्या होगा, AE होगा। ऐसे ही ये CD का मध्य बिंदु अगर F है तो बताइए पूरा CD का आधा होगा कि नहीं होगा, ये CF बिल्कुल होगा। चलिए तो मैं यही चीज़ देखता हूँ, क्या मैं इसको 1/2 कर दूँ, AB/2 बराबर CD/2। अगर मैं आधा आधा कर दूंगा तो बताइए AB/2, AB का आधा कर दूंगा तो AE आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AE। चलिए आगे समझ में, देखिए अब ये AE आ गया। अगर ये CD का आधा कर दूं तो क्या आएगा, CF आ जाएगा। तो बराबर CF। अब देखिए AE और ये CF क्या AB और CD पर स्थित है ना, तो AB और CD कैसी है, समांतर है। तो अगर ये दोनों समांतर है तो क्या है, AE और CF भी आपस में समांतर होंगे। तो ये आगे मैं लिख देता हूँ, है ना, क्या होगा, AE समांतर CF। क्योंकि ये जो AE है ना AB पर ही तो है ना, और जो F है वो कहाँ पे है, CD पर ही तो है। तो ये जब समांतर है तो ये भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। देखिए तो जब हम जानते हैं कि जब दो भुजाएं समांतर हो यानी AE बराबर CF, देखिए AE बराबर CF, ये भुजाएं क्या है, तो बराबर हैं। क्या है, बराबर हैं। और बराबर के साथ साथ AE समांतर CF ये क्या है, समांतर भी है। इसका मतलब कह सकता हूँ कि AECF एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब हमको एक चीज़ तो प्रूफ हो गया कि जो AECF है वो समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। और जब समांतर चतुर्भुज है तो मतलब कि जो AP
और ये ई क्यों दिख रहा है ना, मतलब ए एफ वाला रास्ता दिख रहा है, यहाँ पे ई सी वाला रास्ता दिख रहा है, दोनों बराबर जाएंगे। क्या जाएंगे? दोनों बराबर। और जब दोनों बराबर जाएंगे तो बताइए इस वाली भुजा को बराबर बराबर कट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। कौन सा प्रमेय से? कौन सा प्रमेय से? आप बताइए कौन सा प्रमेय यहाँ पे लगाया जाएगा? ठीक है, देखिए जब ये दोनों जाएंगी बराबर बराबर तो यहाँ पे लगेगा, एक मध्य बिंदु दिया था ना, एक मध्य बिंदु दिया है, तो जब एक दिया रहेगा और उसको खींचेंगे आगे की तरफ और दूसरा मध्य बिंदु नहीं दिया होगा तो मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय लगेगा। कौन सा? मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय लगेगा। बस यहाँ कॉन्सेप्ट यही याद रखना है। देखिए अब लिखूंगा क्या कि त्रिभुज ए बी पी में, कौन सा? ए बी पी में, है ना, ए बी पी में देखता हूं तो ए बी पी में हमको पता है कि ई क्या है? ए बी का मध्य बिंदु। तो लिख दूंगा ई भुजा ए पी का मध्य बिंदु है ना। जो ई भुजा है वो ए पी का क्या है? मध्य बिंदु। देखिए ई भुजा जो है कि ए बी का क्या है? मध्य बिंदु। तो मैंने क्या, हाँ यहाँ पे बी है, ठीक है तो हो गया। देखिए ई भुजा ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है, मैंने ये लिख दिया पहला कॉन्सेप्ट। अब बताइए ये ए एफ और सी, ये ई और सी ये समांतर है कि नहीं? देखिए ए एफ और सी एफ क्या है? जब ये समांतर है तो बताइए इसी समांतर भुजा पे ए पी है और यहाँ पे ई क्यू है, ये भी क्या होंगे? आपस में समांतर होंगे। तो मैं नीचे लिख दूंगा ए पी समांतर ई क्यू, है ना, ये समांतर है। अब जब समांतर जा रही है तो आप बताइए कि यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो बताइए दूसरी भुजा को मध्य बिंदु से काटेगी कि नहीं काटेगी? ये मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय है। तो बस लिख दूंगा नीचे कि क्यों, क्या है ये बीच में? क्यों भुजा किसका? बीपी, बीपी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। अब ये बताइए मध्य बिंदु कहां से आया? तो ये प्रमेय से। कौन सा प्रमेय? तो मैं आगे लिख दूंगा मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से, है ना। कौन सा प्रमेय? तो मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से क्या हो गया कि क्यू भुजा बीपी का मध्य बिंदु है। अगर ये क्यू भुजा बीपी का मध्य बिंदु है तो बताइए क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि बी क्यू बराबर ये क्यू पी। देखिए अगर ये मध्य बिंदु में है तो बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू पी होगा। चलिए ये हो गया। इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया? समीकरण नंबर 1। तो ये था एक टॉपिक्स अभी मैंने किया है इधर वाले त्रिभुज से। मुझे पता किया कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? आपस में बराबर है। अब इधर से त्रिभुज लूंगा, ये वाला त्रिभुज देखिए सी डी क्यू। क्या लूंगा? सी डी क्यू। कौन सा त्रिभुज? सी डी क्यू। तो चलिए इसको आप नोट करिए, मैं ऐसा करता हूँ कि नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं ऊपर से रफ करता हूँ, देखिए, है ना। चलिए कौन सा त्रिभुज? सी डी क्यू में, है ना, सी डी क्यू में। देखिए सी डी क्यू में आप बताइए एफ क्या है? सी डी का मध्य बिंदु। तो चलिए लिख देता हूं एफ भुजा सी डी का मध्य बिंदु है ना। एफ भुजा सी डी का मध्य बिंदु है। क्या था? ये तो दिया हुआ है ना ऊपर ही, देखिए एफ क्रमशः ये दिया है सब, तो लिख दूंगा दिया है। ठीक है, अब बताइए एफ मध्य बिंदु है तो ये बताइए एफ से जो ये रास्ता जा रहा है ये एफ पी और यहाँ से सी से आ रहा है क्यू तक, क्या ये दोनों समांतर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या एफ पी और सी क्यू आपस में समांतर होंगे? तो चलिए लिख देता हूँ एफ पी समांतर सी क्यू। जब ये समांतर लाइन आ रही है और ये मध्य बिंदु से एक लाइन आ रही है तो बताइए इस डी क्यू भुजा को बराबर बराबर काटेंगी। तो यही लिखूंगा क्या चीज़ कि P कौन है बीच में? P भुजा डी क्यू को, ठीक है, P भुजा डी क्यू का क्या है?
मध्य बिंदु है। अब ये हम जानते हैं कि ये मध्य बिंदु है, लेकिन किसके कारण, कौन सा पर में, तो मध्य बिंदु का विलोम पर में। तो लिखूंगा मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से कैसे बराबर हो गया, तो मध्य बिंदु का जो विलोम प्रमेय है वो कह रहा है कि जो ये डी क्यू भुजा है ना उसको पी मध्य बिंदु में काट रहा है। इसका मतलब कह सकता हूं कि डी पी बराबर, देखिए डी पी बराबर पी क्यू कह सकता हूं, डी पी बराबर पी क्यू। तो नीचे लिख देता हूं डी पी बराबर पी क्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा बराबर। इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए अब ये बीच वाला हटाता हूं, नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए आप नोट कर लिए होंगे, चलिए मैं हटाता हूं। देखिए 2 समीकरण हमारे पास आया है, तो मैं लिखूंगा, यहां पे लिखता हूं समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 से हम देखते क्या है, देखिए पी क्यू क्यू पी, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो बताइए बी क्यू और डी पी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, है ना। जब क्यू पी और पी क्यू यानी दोनों देखिए ना, क्यू पी आगे लिखिए चाहे पी क्यू करिए, तो दोनों बराबर हैं तो क्या बताइए बी क्यू और डी पी बराबर होगा। तो लिख देता हूँ पी क्यू बराबर डी पी। अब देखिए ये बी क्यू और ये डी पी आपस में बराबर हो गए, तो देखिए ना ये बी क्यू इस डी पी के बराबर हो गया। अब पहले ये बी क्यू किसका था, क्यू पी के बराबर था, मतलब तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे। तो आगे लिख दूंगा कि बी क्यू बराबर डी पी तो बराबर पी क्यू, है ना। अब बताइए जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो क्या ये बात कह सकता हूं कि ए एफ और ई सी जो भुजा है ये विकर्ण बी डी को क्या करती हैं कि समत्रिभाजित करती हैं। जब ये तीनों बराबर हो गए तो लिख दूंगा कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को क्या करती हैं, समत्रिभाजित करती हैं। क्या करती हैं, समत्रिभाजित करती हैं। यानी ये क्वेश्चंस का ना आंसर यहाँ से आने वाला था और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया ना तो इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, जब तक आपके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। क्लियर कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। मतलब कि ए बी सी त्रिभुज तो है लेकिन सी जो है कि समकोण है। तो देखिए मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर 90 डिग्री हो। क्या हो, 90 डिग्री हो। चलिए थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ इसको। देखिए ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर क्या हो, 90 डिग्री हो। देखिए मैंने बना दिया। अब करें कि सी समकोण पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, सी समकोण है। तो देखिए 90 जहाँ पे होगा वो क्या होगा, सी होगा। बाकी आप कहीं भी ए बी रख दीजिए। चलिए मैं ऊपर रख देता हूँ ये बी। अब कह रहा है कि जो कर्ण है ए बी, देखिए कर्ण ये बन रहा है कि नहीं, ए बी। ए बी के मध्य बिंदु एम क्या है, मध्य बिंदु एम। मान लेता हूं कि यहां पे मध्य बिंदु क्या है, एम। ठीक है, से होकर बीसी के समांतर, देखिए जो बीसी है इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। क्या करना है, एक रेखा खींचना है समांतर। खींची गई रेखा ए सी को, देखिए ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। यानी यहाँ पे जो प्रतिच्छेद करा वो क्या है, डी है। ये कहा है, क्लियर करती है तो दर्शाइए कि डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। बताना ये कि क्या ये डी भुजा इस एसी का मध्य बिंदु होगा या नहीं होगा, ये बताना है। दूसरा एम डी लंब एसी, जो ये एम डी भुजा है वो एसी पर लंब है यानी 90 डिग्री का है, ये भी बताना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सी एम बराबर एम ए। देखिए सी एम यानी ये वाली भुजा यहाँ से खींची जाएगी। ठीक है, तो ये भुजा मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये सी एम भुजा जो है कि क्या इस ए एम के बराबर है, और ये एम मतलब कि 1/2 ए बी के बराबर है। यही कह रहा है, देखिए 1/2 ए बी के बराबर है, मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। चलिए सबसे पहले क्या दिया है उसको नोट कर लेता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ
दिया है। क्या दिया है? ए बी सी एक त्रिभुज है, लिखूंगा ए बी सी एक त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, यानी जो कोण सी है ना वो 90 डिग्री है। तो लिखूंगा कोण सी बराबर 90 डिग्री। क्या इस कोण सी को मैं ये भी लिख सकता हूं क्या? ए सी बी, है ना, ए सी बी। तो लिख दूंगा कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। लिख सकता हूं ना कि ए सी बी कितना है? 90 डिग्री। चलिए अब कह रहा है कि कोण ए बी के मध्य बिंदु एम से, है ना, होकर बी सी के समांतर। देखिए ये जो एम है ना, एम से एक रेखा खींची जाती है बी सी के समांतर, ठीक है। तो चलिए ये भी हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी डी पर कट करती है। तो चलिए अब प्रूफ करना है कि डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। अब देखिए ना, जो ये डी भुजा है वो ए सी का मध्य बिंदु है। तो देखिए ए से लेकर सी तक ये भुजा है पूरा, और उसके बीच में डी है। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे? ए बी सी या ए सी बी। तो लिख दूंगा त्रिभुज, है ना, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, है ना, मैंने लिख दिया ए बी सी, या आप ए सी बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं कि जो भुजा मतलब एम है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ये दिया था ना, देखिए दिया है इसमें कि कोण ए बी का मध्य बिंदु एम से, है ना, ये सब दिया है, ठीक है। तो ये चीज लिख देता हूं कि दिया है। देखिए क्या दिया है कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है? एम। तो लिखूंगा एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है ना। जो एम है वो ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। अब अगर ये मध्य बिंदु है तो एम से बी सी के समांतर एक रेखा खींची जा रही है। तो बताइए क्या एम से लेके जो समांतर बी सी के खींची जा रही है, तो ये बी सी और यहाँ से एम से सीधे आ रही है, तो एम डी दोनों समांतर होंगे। तो लिख देता हूँ बी सी समांतर एम डी, ये दोनों क्या होंगे? समान होंगे, क्योंकि समांतर खींची गई है। यहाँ पे कहा है कि बीसी के समांतर खींची जाती है। तो बीसी के समांतर खींचेंगे तो क्या बीसी और एमडी बराबर हो जाएगा ना, ये दोनों बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गया तो बताइए, जब दो त्रिभुज की भुजाएं जो है कि समांतर होती हैं तो नेक्स्ट जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है उसको मध्य बिंदु पे कट करता है। तो मतलब कह सकता हूँ कि डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। नीचे क्या लिख दूंगा? डी भुजा एसी का क्या है? मध्य बिंदु है। अब ये मध्य बिंदु कैसे हुआ? कौन सा प्रमेय लगा के? तो ये प्रमेय था मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय। तो लिख दूंगा मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय। ये कौन सा प्रमेय है? तो मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से क्या हो गया कि डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। यानी ये हमारा पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। पहला यही कह रहा था कि बताइए डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। तो हाँ, डी भुजा जो है कि एसी का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से हुआ है। अब मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से क्या कहता है कि आपको पता ही है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो दूसरी भुजा को मध्य बिंदु से कट करेगी, यही चीज है। तो जब देखिए इसका मध्य बिंदु दिया था और तीसरी भुजा के समांतर अगर रेखा खींचता हूं तो दूसरी भुजा को भी कहां से काटेंगी? मध्य बिंदु से। ये होता है मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय। क्लियर? आप इसको नोट करिए। चलिए उसके बाद दूसरा प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आशा करता हूँ नोट कर लेंगे। चलिए मैं रफ करता हूँ। देखिए अब क्या कह रहा है कि हमको प्रूफ करना है कि एम डी लंब एसी, बताना है कि जो एम डी भुजा ये आ रही थी सीधे, वो एसी पे क्या है? लंब है, मतलब कि 90 डिग्री है। अब एक बात बताइए, इसमें आपको ध्यान से सुनिएगा। अगर ये लंब बताना है तो कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे बी सी और एम डी क्या है? समांतर रेखा है। तो देखिए बी सी समांतर एम डी, यानी दोनों जब समांतर है, दोनों BC और MD समांतर रेखा है, तो बताइए एक बात ध्यान से सुनिए। अगर ये समांतर लाइन है, समांतर लाइन में एक तिर्यक लाइन है, तो बताइए अगर तिर्यक लाइन का ये वाला कोण इसके बराबर होता है, आपको पता है ना,
ऊपर वाला कोण इसके बराबर होता है किसके कारण, तो संगत कोण से। किससे, संगत कोण से। तो आप देखिए अगर ये BC और ये MD समांतर है तो बताइए BC का ऊपर का जो ये कोण है 90, क्या यहाँ भी 90 बनेगा, किसके कारण, संगत कोण से। बस इसी को नोट करूंगा। देखिए क्या कि लिखूंगा ACB, कोण ACB बराबर ADM होगा ना, ACB बराबर ADM, कोण ADM, ये दोनों बराबर होंगे किसके कारण, तो संगत कोण से। लिख दूंगा संगत कोण से। और ऊपर मैंने दिखा दिया कि दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। संगत कोण से बताइए ACB का मान कितना है, 90, तो लिख दूंगा 90 डिग्री बराबर कोण ADM। अब बताइए ADM भी कितना आ गया, 90, तो कोण ADM बराबर 90 डिग्री, यानी ये भी 90 डिग्री है। तो मतलब कह सकता हूं कि MD लंब AC है। क्या है, MD लंब AC है। ये हो गया दूसरा हमारा प्रूफ। ठीक है, ये क्या है, MD लंब AC है, यानी जो MD भुजा है ना वो AC पर क्या है, लंब है। क्यों, क्योंकि ADM का मान कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया। क्लियर, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा कि CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। चलिए मैं इसको रफ करता हूं, ध्यान से सुनिए, आप समझिए। चलिए देखिए अब हमको जो त्रिभुज प्रूफ करना है, ध्यान से सुनिएगा कौन सा त्रिभुज। ये हमारा पता चल चुका कि ये 90 है। जब ये एक रेखा आपको दिख रहा है, इस रेखा में बताइए यहाँ भी कोण कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूफ करना है क्या है कि CM यानी CM ये वाला, देखिए ये वाला ये CM, क्लियर। MA यानी ये वाला MA दिख रहा है आपको, MA 1/2 AB, ये AB का क्या होगा, आधा होगा। देखिए हम एक बात तो जानते हैं ना कि AB का मध्य बिंदु क्या है, M, तो लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा, M भुजा AB का मध्य बिंदु है ना। M भुजा जो है कि AB का क्या है, मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य में है तो बताइए AM का मान यानी MA का मान क्या AB का आधा होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं लिखूंगा MA बराबर 1/2 AB। क्यों, क्योंकि ऊपर दिया था कि AB का मध्य बिंदु कौन है, M है। ठीक है, तो MA बराबर 1/2 AB, इसको मान लेता हूं समीकरण 1। क्लियर। चलिए अब आप सुनिए, अब ये जो MA है ना वो प्रूफ करना है कि MC के यानी CM के भी बराबर होगा। अरे समझो, देखिए MA CM के बराबर होगा। अब कैसे बराबर होगा, तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ADM और CDM ये दो त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, दोनों त्रिभुज को अगर मैं सर्वांगसम कर दूं तो क्या इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी CPCT से। तो चलिए यही दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम करना है, ध्यान सुनिए कैसे सर्वांगसम करेंगे, मैं आपको चीजें समझाता हूं। देखिए सबसे पहले क्या लिखूंगा, त्रिभुज ADM, त्रिभुज ADM तथा दूसरा क्या होगा CDM, त्रिभुज CDM में, है ना। यही त्रिभुज तो हमें सर्वांगसम करना है। अगर ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो ये MA भुजा CM के बराबर हो जाएगा। बस प्रूफ करिए। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या इन दोनों त्रिभुज में मिल रहा है। देखिए सबसे पहले मिल रहा है ये MD या DM, देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है, तो लिखूंगा DM बराबर DM किसके कारण, उभयनिष्ठ से। क्लियर। चलिए दूसरा AD DC, ये क्या होंगे, AD और DC बराबर होंगे, तो ये भी लिखता हूं AD बराबर DC। अब किसके कारण, तो मध्य बिंदु से, है कि नहीं, मध्य बिंदु से। अब आप सोचिए मध्य बिंदु क्या है, तो D देखिए ना मध्य में है कि नहीं, तो AD और DC क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब तीसरी, ये कोण D का मान इधर यानी ADM और CDM दोनों 90-90 है, तो दोनों बराबर है, तो लिखूंगा कोण ADM बराबर कोण CDM किसके कारण, तो समकोण से, है ना, समकोण से, या ये लिख सकता हूं लंब से। क्या लिख सकता हूं, लंब से।
अब देखिए कौन सा रूल लगा है। देखिए ये हमारे पास भुजा इसके बराबर थी यानी S, ये कोण इसके बराबर था यानी A, और ये उभयनिष्ठ भुजा यानी SAS सास से, है ना, SAS नियम से, है ना, और SAS नियम को क्या बोलते हैं, सास, है ना। तो SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा त्रिभुज ADM सर्वांगसम त्रिभुज CDM। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बताइए MA क्या इस CM के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो लिख दूंगा MA बराबर CM, किसके कारण, CP/CT से, है ना, CP/CT से क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। तो ऊपर आया था समीकरण 1 और नीचे मान लिया मैंने समीकरण 2। अब देखिए मैं इसको रफ करता हूं, देखिए इधर का साइड का नोट कर लीजिए। चलिए अब समीकरण 1 और 2 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को आप देखोगे तो देखिए यहाँ भी MA है, यहाँ भी MA है। जब दोनों बराबर हैं तो क्या 1/2 AB और CM बराबर हो जाएंगे, तो बिल्कुल हो जाएंगे। लिख दीजिए 1/2 AB। उसके पहले क्या लिख देता हूँ, CM। अब बताइए CM AB MA के भी तो बराबर है, तो लिख देता हूँ बराबर MA। यानी यही प्रूफ हमें करना था कि सभी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, यानी हो गया प्रूफ। क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। यानी टोटल प्रश्नावली 8.2 का 2024-25 के लिए जो क्वेश्चन है वो टोटल 6 ही है। तो ये चतुर्भुज चैप्टर हमारा द एंड होता है। इसके बाद मैं आपको चैप्टर 9 पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा, और बहुत सारे दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो लोग भी अगर 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, इस वीडियो को देखें और समझें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और बोर्ड का एग्जाम अच्छे से दें और अच्छा मार्क्स लाएं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।